चैप्टर नंबर 2 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण नॉर्मल भाषा में। वैसे एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है सब कुछ, एवरी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ एनवायरनमेंट होता है। तो जो भी आप सोच सकते हो, देख सकते हो, आजू बाजू कुछ भी, ये सब कुछ जो भी है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब कुछ एनवायरनमेंट ही है बेसिकली। तो अब हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में या देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है, एक तरह से जो हमने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में देखा था, बिजनेस मतलब सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी जिससे प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस को बहुत सारे, एक तरह से कह सकते हैं, फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो एनवायरनमेंट बेसिकली बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का समागम है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो दैट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग। अब किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटियां और उसको क्या क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का मतलब है बेसिकली बाहर से उसको कुछ अपॉर्चुनिटियां मिल सकती हैं या कुछ थ्रेट्स मिल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल समझने के लिए आप कोविड काल का उदाहरण सोच सकते हो। तो कोविड काल जब आया, वो एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो उसमें कुछ बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिली, जो मास्क बना रहे थे या जो सैनिटाइजर बना रहे थे। कुछ बिजनेसेस के लिए थ्रेट्स हो गए, जैसे भाई बहुत से बिजनेसेस हैं, चाहे ट्रेवल बिजनेस हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो। तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आता है बहुत सारे बिजनेसेस को। अब हर बिजनेस जो है वो कोशिश यही करती है कि जो भी उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीजें मिल रही हैं उसे वो कन्वर्ट करे और उससे कुछ ना कुछ अपने लिए एक आउटपुट बना ले। तो जैसे कोविड काल का वही फिर से एग्जांपल जब आया, तो जिन भी लोगों ने मास्क बनाकर बेचना शुरू करा है, जिन भी लोगों ने सैनिटाइजर बनाकर बेचना शुरू करा, तो उन्होंने उसी एनवायरनमेंट के एक तरह से इनपुट को यूज करके आउटपुट बनाना शुरू कर दिया। तो बिजनेस जो होता है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है, ये एक नेचुरल सी चीज है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला है नंबर 1, डायनामिक। डायनामिक किसे बोलते हैं? तो आपको भी अपने जीवन में ना वैसे डायनामिक रहना चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है एक ऐसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति जो एवर इवॉल्विंग कह सकते हैं, जो चेंज होता रहे ना, हमेशा। आपको रिजिड नहीं रहना चाहिए। रिजिड का मतलब हो गया कि भाई मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, मैं तो बदलूंगा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बिजनेस को डायनामिक होना बहुत जरूरी है, चेंज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस चेंज नहीं होगा तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत डायनामिक है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बहुत मुश्किल चीज है। एनवायरनमेंट को समझना इज नॉट ईजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इट इन टोटैलिटी, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप कितने फैक्टर्स समझ सकते हो, वो बहुत मुश्किल चीज है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को ओवरऑल देखें तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मल्टीफेसिट। मल्टीफेसिट का मतलब होता है हिंदी में बहुमुखी। बहुमुखी मतलब बहुत सारे मुख हैं उसके, बहुत सारे फेसेस हैं उसके। तो कोई इधर से देखेगा तो कुछ और नजर आएगा, कोई इधर से देखेगा तो कुछ और नजर आएगा, कोई पीछे से देखेगा तो कुछ और नजर आएगा, कोई आगे से देखेगा तो कुछ और नजर आएगा। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को जैसे हम कहते हैं बहुमुखी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो है वो मल्टीफेसेट होता है। तो ये ऑब्जर्वर के परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि उसको क्या नजर आ रहा है। अब जैसे कोविड काल का फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो जब कोविड काल आया तो बहुत से लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा। जो सैनिटाइजर बना रहे थे, जो मास्क बना रहे थे, उन्होंने उसी चीज को क्या समझा, ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है, जो ट्रेवल का बिजनेस कर रहा है, उसको वो थ्रेट लगा, उसको वो मुसीबत लगी। तो एक ही चीज किसी को कुछ लग रही है, किसी को कुछ लग रही है। तो ये बहुमुखी होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेट। और चौथा, इसका इंपैक्ट जो होता है वो फार रीचिंग होता है, यानी कि फार रीचिंग इंपैक्ट। फार रीचिंग इंपैक्ट का मतलब कि ये जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस को जब प्रभावित करता है तो लंबे समय के लिए करता है, बहुत आगे तक करता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए प्रभावित करेगा और फिर बात खत्म हो जाएगी। तो प्रभावित करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को, तो लंबे समय तक चलेगा। तो इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट रखता है। ये भी उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर बन गया। अब एनवायरनमेंट जो है उसको 2 श्रेणियों में डिवाइड करा गया है।
एक को बोलते हैं इंटरनल और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इनके वैसे बेसिक मतलब क्या होते हैं? तो पहले एक्सटर्नल के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया एक तरह से जो भी बाहरी फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स जो बाहर से आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो या तो अपॉर्चुनिटी के रूप में होंगे या थ्रेट के रूप में होंगे, है ना। तो भाई या तो कोई अपॉर्चुनिटी होगी या कोई थ्रेट होगा। तो जो भी फैक्टर बाहर से प्रभावित कर रहा है बिजनेस को, हम उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल अंदरूनी, ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर होता है और अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के या तो स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है, उसकी अपनी शक्तियां होती हैं या अपनी कमजोरी होती है। तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, उसके वर्कर्स लगन से काम करते हैं, तो ये उसके लिए स्ट्रेंथ है। वही उसका मैनेजमेंट अगर वीक है, मैनेजमेंट काम अच्छे से नहीं करता, तो वो उसी के लिए अपनी एक वीकनेस है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है अंदरूनी फैक्टर्स जो एक तरह से स्ट्रेंथ या वीकनेस के रूप में हो सकते हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी फैक्टर्स, उनके अंदर हम तरह तरह के एनवायरनमेंट को कवर करते हैं, जिसको मेजरली दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो और मैक्रो जो है ये थोड़ा थोड़ा आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है। माइक्रो एनवायरनमेंट में हो गए जो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन से कह सकते हो कि डायरेक्टली लिंक है जिनका, जैसे हमारे कस्टमर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सप्लायर्स, हमारा बाजार, हमारे इंटरमीडियरीज, हमारे कॉम्पिटिटर्स। और मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा इसी चीज को वाइडर ले गए, जैसे बड़ा कर दिया एंगल, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, पूरी इकोनॉमी में ही प्रभाव हो रहा है, पॉलिटिकल या लीगल चीजें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, या ग्लोबल कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी वजह से प्रभावित पड़ रहा है, या सोशो कल्चरल या डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स पूरी इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करते हैं, तो वो सारे बिजनेसेस को भी अफेक्ट करेंगे। तो वो माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा नैरो और वाइडर कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने डिफाइन कर लिया। तो जैसे अगर मैं माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स या कुछ डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करूं, तो माइक्रो एनवायरनमेंट देखो लिखा है कि ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह से जुड़ा हुआ होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है ना। जैसे आपका सप्लायर है, उसने कहा मैं कल से सप्लाई बंद कर रहा हूं, तो ठीक है, फिर आप इफेक्ट हो जाओगे। आपके कस्टमर है, उन्होंने कहा कि हम नहीं कल से सामान खरीदेंगे, तो आप डायरेक्टली इफेक्ट हो जाओगे। तो ये जो होते हैं ये आपको डायरेक्टली प्रभावित कर देते हैं, है ना। तो ये आपके रूटीन फंक्शंस को सीधा सीधा प्रभाव डाल देते हैं। सप्लायर ने कहा कि मैं रॉ मटेरियल नहीं भेजूंगा, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। ये सीधा सीधा आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो इनको माइक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। लेकिन मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन दूर दूर से प्रभाव डालते हैं, एकदम इमीडिएट प्रभाव नहीं डालते हैं। अब जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, आरबीआई ने कोई पॉलिसी में बदलाव कर दिया, तो अब उसका प्रभाव एकदम से, ये नहीं कि सीधा बस एकदम से आपके ऊपर पड़ जाएगा, उसका प्रभाव धीरे धीरे हो सकता है या कुछ समय के अंदर हो सकता है, सारी इंडस्ट्रियों को पड़ेगा, फिर आपको भी पड़ेगा। तो ये एक तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा दूर से आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रभाव डालते हैं, तो दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके अलावा जैसे कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके पास फिर भी थोड़ा कंट्रोल होता है, आप फिर भी उनको थोड़ा नियंत्रित कर सकते हो, है ना। जैसे आपके सप्लायर्स हैं, तो एक सप्लायर ने मना कर दिया तो आप दूसरे से तीसरे से बात कर लोगे, या मान लो किसी और आपके इंटरमीडियरी ने कुछ कर दिया, मना कर दिया कि काम नहीं करेंगे, तो आप दूसरे से तीसरे से बात कर लोगे, आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को आप कंट्रोल बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने मान लो पॉलिसी चेंज कर दी, तो अब आप थोड़ी ना कंट्रोल कर पाओगे, वो तो आरबीआई ने जो करा वो कर दिया। या मान लो सरकार ने कोई कानून बदल दिया, कोई लीगल चेंज हो गया, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल नहीं है इन चीजों पर। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर होता है। बाकी माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या मतलब जो एलिमेंट्स थे जो हमने एक बार ऊपर से देखे थे, उनके बारे में कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जैसे कस्टमर्स, है ना, तो ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट का पहला एलिमेंट था। तो कस्टमर तो देखो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ज्यादा कस्टमर्स होंगे आपके बिजनेस में तो बिजनेस अच्छा करेगा, कस्टमर्स कम होंगे आपके बिजनेस में तो बिजनेस थोड़ा बुरा करेगा। तो कस्टमर्स जो होते हैं वो
एक तरह से डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिंक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। और पीटर ड्रकर साहब ने तो कहा भी है कि बिजनेस का एम होता है कि वो नए नए कस्टमर्स क्रिएट करे या अपने पुराने कस्टमर्स को रिटेन करे, कि मेरा पुराना कस्टमर मेरे पास आता रहे। बाकी कस्टमर और कंज्यूमर में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ये दो टर्म्स हैं जिनमें अंतर होता है। कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो फाइनली आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कस्टमर कोई भी हो सकता है कोई दुकान पे आया तो आप कहोगे कस्टमर आया है, तो उसने 4-5 आइटम्स देखे और फिर उसने बोला कि भैया मैं कल आके खरीद लूंगा, तो वो कस्टमर है। यानी कि वो दुकान पे आ रहा है और सामान देख के चला गया, उसने खरीदा नहीं है अभी। तो कस्टमर मतलब हो गया जो दुकान पे आया, कंज्यूमर मतलब हो गया जिसने एक्चुअल में खरीदा और फाइनली घर जाके कंज्यूम कर रहा है, तो दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर और कस्टमर का थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे थे कॉम्पिटिटर्स, ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में आते हैं। तो कॉम्पिटिटर तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि भाई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाले मतलब एग्जांपल हो गए कि भाई आप पंखा बना रहे हो तो बाजू में दूसरी कंपनी भी पंखा बना रही है, आप गाड़ी बना रहे हो तो बाजू में दूसरी कंपनी भी गाड़ी बना रही है। कुछ होते हैं कंपटीशन जो इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्ट कंपटीशन कैसा होता है? भाई सामने से मुकेश अंबानी साहब आ रहे हैं नीता मैडम के साथ, तो इधर रोल्स रॉयस वाला सोच रहा है कि हमारे शोरूम में आ जाए हमारी गाड़ी खरीदने, और उधर लग्जरी होटल वाला सोच रहा है कि हमारे होटल में आ जाए 5 दिन का स्टे करने। तो दोनों के बिजनेस हैं अलग अलग, लेकिन दोनों एक दूसरे से कर तो कॉम्पीट ही रहे हैं। उन्होंने देखा मुकेश अंबानी साहब आ रहे हैं, रोल्स रॉयस वाला सोच रहा है हमारे शोरूम में आ जाए, 5 स्टार होटल वाला सोच रहा है कि हमारे होटल में आ जाए। तो कई बार कंपटीशन इनडायरेक्ट भी होता है कि भाई हम कस्टमर्स को अपनी तरफ लुभावित करना चाह रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट का एक पात्र हो गया। फिर तीसरा क्या था एलिमेंट माइक्रो में? मार्केट। मार्केट बस बेसिकली कस्टमर्स के बड़े समूह को ही बोल दिया। तो मार्केट आप चैप्टर इकोनॉमिक्स में वैसे पढ़ते भी हो, तो मार्केट क्या होता है? वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सीधा सीधा अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा प्राइस भी डिटरमाइन होता है, मार्केट के अंदर हम अपनी सप्लाई भी डिटरमाइन करते हैं, मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से ही हम अपने सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मार्केट जो है वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करता ही करता है। तो इसीलिए मार्केट जो है एक माइक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट बन गया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा संगठन है ना। हमारे यहाँ देखो ओनर्स भी होंगे, हमारे यहाँ डायरेक्टर्स भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज भी होंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ओनर मान लो कह रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा? डायरेक्टर्स मान लो बोल दें कि हमें अच्छे से काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो कैसे बिजनेस चलेगा? एम्प्लॉय अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो कैसे बिजनेस चलेगा? तो ये 3 मेन लोग तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस को प्रभावित करेंगे। तो इन लोगों को हम ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। तो ये भी इसीलिए एक माइक्रो एलिमेंट का पात्र बन गया, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, चाहे ओनर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, या चाहे एम्प्लॉयज हो। इसी तरह नंबर 5 सप्लायर्स, ये हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारे सीधे सीधे माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। अब अगर ये अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमें टाइम से रॉ मटेरियल देंगे, सस्ता रॉ मटेरियल देंगे, तो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा बिजनेस समय पे माल बना पाएगा, हमारा बिजनेस समय पर कस्टमर को माल बेच पाएगा। और अगर सप्लायर्स ही ढीले रहेंगे, सप्लायर्स ही टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई करेंगे, हमें महंगे रॉ मटेरियल बेच देंगे, तो फिर हमारा बिजनेस भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। तो सप्लायर्स पर तो बहुत सारी कंपनियां रिलाय करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसी तरह इंटरमीडियरीज हो गए। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज हम बोलते हैं एक तरह से ब्रोकर्स बोल सकते हो आप, या बिचौलिए बोल सकते हो, जो हमारा कोई भी काम करवा रहे हैं, एजेंट बोल सकते हो आप। तो ये डायरेक्ट हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पात्र होते हैं। तो अगर कई बार इंटरमीडियरीज आपको अच्छे नहीं मिले तो आपका काम लटक जाएगा। आपने किसी को बोला कि यार मुझे ना बैंक से लोन दिलवाओ, तो किसी ने कहा कि ठीक है मैं दिलवा दूंगा। अब वो आपके काम को ढंग से नहीं कर रहा, वो इंटरमीडियरी आलसी है, या उसने आपके काम को लटका दिया, तो फिर आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो इंटरमीडियरीज भी कई बार आपके बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित कर देते हैं। तो ये सारे ही लोग जो है ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सब हो गए माइक्रो एनवायरनमेंट के पात्र। फिर होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब कि जो
एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसे उसमें एक आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसे बोलते हैं, ये आपने वैसे सुन रखा होगा वर्ड। हाँ, पॉपुलेशन के मतलब कैरेक्टरिस्टिक को हम डेमोग्राफी कह सकते हैं, है ना। अब मान लो आप बेच रहे हो, आपका खिलौनों का बिजनेस है और आप एक ऐसी जगह दुकान खोल लेते हो जहां पर सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका दुकान नहीं चलेगी, आपके खिलौने बिकेंगे नहीं। तो डेमोग्राफी भी कई बार आपके बिजनेस को प्रभावित कर देती है ना, कि पॉपुलेशन कैसी है। या मान लो आपने डायमंड्स का शोरूम खोल लिया और डायमंड्स का शोरूम आपने किसी ऐसी जगह खोल लिया जहां पर लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा रहते हैं, तो क्या आपके डायमंड की दुकान वहां पर चलेगी, नहीं चलेगी। तो डेमोग्राफी को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। या आपने एक लिपस्टिक की दुकान खोल ली और लिपस्टिक की दुकान आपने कहां खोली, बॉयज हॉस्टल के सामने, तो क्या वहां पे कुछ उसका फायदा होगा, नहीं होगा। तो मतलब समझ रहे हो, डेमोग्राफी आपके बिजनेस को डायरेक्टली एक तरह से प्रभावित करती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए डेमोग्राफी पे काफी ज्यादा ध्यान लगाते हैं। इसके अलावा जैसे डेमोग्राफी में कुछ एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज, है ना भाई, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी आप वहां पे दुकान खोलोगे, जंगल में तो खोलोगे नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। इसी तरह ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो। जैसे भाई आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या मेट्रो सिटीज में जहां अच्छी या जहां ज्यादा हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल लोग रहते हैं, तो वहां पर आप शायद डायमंड का शोरूम खोल लोगे। कोई रूरल एरिया में तो जाके आप डायमंड का शोरूम नहीं खोलोगे। तो ज्योग्राफी भी आप थोड़ा सा देखते हो। एथनिक मिक्स का मतलब एक तरह से होता है कि भाई कई बार आप कल्चर का भी ध्यान रखते हो, है ना, क्योंकि भारत एक डाइवर्स देश है, अलग अलग कल्चर्स है, तो आपको कल्चर का भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। अब आप ध्यान रखोगे ना कि अगर आप पंजाब में हो तो फिर पंजाबी लोगों को जो चीजें पसंद होंगी आप उनको ज्यादा बेचना चाहोगे। अगर आप गुजरात में हो तो जो गुजराती लोगों को जो ज्यादा चीजें पसंद होंगी आप उनको बेचना चाहोगे। उनके यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते होंगे तो आप उनका ठेला खोलोगे। तो ऐसी करोगे ना, तो जहां पर जो कल्चर चल रहा होगा उस हिसाब से आप अपना बिजनेस भी चेंज कर लोगे। सिमिलरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही पॉइंट आ गया। अगर आप देख रहे हो कि यहां पर अमीर लोग ज्यादा रहते हैं और ये लोग तो लग्जरी चीजों पर खर्चा ज्यादा करते हैं, तो फिर आप वहां पर लग्जरी आइटम्स बेचोगे। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और ये सिर्फ नेसेसिटीज पर खर्चा करते हैं, तो वहां पर आप नेसेसिटीज चीजें बेचोगे। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है बिजनेस के लिए एक फैक्टर बनता है। तो ये सब डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार से बिहेव कर रही है। दूसरा हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो भाई आपके बिजनेस को करेगा ही करेगा प्रभावित, एक लार्जर वे में करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत से आरबीआई के या गवर्नमेंट के हथकंडे पढ़ रखे हैं जिनसे इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ जाता है। जैसे कई बार आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, या गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, कम कर दिए, टैक्स बढ़ा दिया। तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सी चीजें, या इकोनॉमी में मान लो इन्फ्लेशन आ गया, लोगों को लग रहा है कि दाम महंगे हो गए, तो ये इकोनॉमिक चीजें या इकोनॉमिक पॉलिसियां आपके बिजनेस को जो अफेक्ट कर रही होती हैं, दैट इज ऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है, आपने इन पे इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ भी रखा है। जैसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो, अगर आप मान लो किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो तो वहां पर सारे रिसोर्सेज को कौन ओन करेगा, प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पर आपका अलग तरह से बिजनेस बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इकोनॉमी में हो जहां पे सारे रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, तो वहां पर आपका बिजनेस अलग तरह से बिहेव करेगा। या आप अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में हो तो वहां पर आपका बिजनेस अलग तरह से बिहेव करेगा। तो किस इकोनॉमिक सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो भी एक तरह से फैक्टर बन गया। या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, है ना। अब आप अफगानिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, वहां पे व्यापार करोगे तो थोड़ा सा भी आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी, है ना। लेकिन यही आप किसी अच्छे डेवलपिंग नेशन में जाओगे जहां पता है कि बिजनेस के ग्रो होने के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, आप यूएस जाओगे या कहीं भी ऐसे डेवलप जापान जाओगे, वहां बिजनेस करोगे, वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस आपको अच्छी मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी, तो आपका बिजनेस भी ग्रो कर सकता है। तो ये भी कई बार फर्क डाल देता है। इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग पॉलिसियां होती हैं सरकार की, चाहे इंडस्ट्री को लेकर हो, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी हो आरबीआई की, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो सरकार की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसियां हो, तो अलग अलग नियम बनाती है सरकार, वो आपके बिजनेस को
अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पात्र होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में आपने पढ़ रखा है। तो 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। बाकी इकोनॉमिक पॉलिसियां इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो। फिस्कल का मतलब कौन सा होता है, जो सरकार करती है, अपने खर्चे या अपने रेवेन्यू से रिलेटेड होती हैं। मॉनेटरी का कौन सा होता है, जो आरबीआई करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो फॉरेन निवेश से रिलेटेड होता है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, किस सेक्टर में कितना पैसा फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है, इस तरह की पॉलिसियां बनाई जाती हैं। और एग्जिम पॉलिसी क्या होती है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होती है कि आप कितना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितना सामान इंपोर्ट कर सकते हो, कोई लिमिट तो नहीं है, कितना टैक्स लगेगा। ये सारी पॉलिसियां जो होती हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होती हैं। फिर है तीसरा एलिमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल या लीगल, राजनीतिक या कानूनन एनवायरनमेंट। तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। भाई जैसे सरकार हो गई, गवर्नमेंट हो गई, तो बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसियां कई बार कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस को प्रभावित कर देती हैं। तो जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून ऐसा है कि वो किसी बिजनेस के लिए हो सकता है बुरा प्रभाव डाल दे, तो दैट इज अ लीगल एनवायरनमेंट। तो ये एक मैक्रो फैक्टर है ना। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं कई बार, या राजनीतिक दबाव कह सकते हैं कि भाई ये बिजनेस नहीं करना, आपको ये बिजनेस इस स्टेट में करना अलाउड नहीं है। ऐसे होता है ना कि कई बार पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से आपके बिजनेस को अफेक्ट होना पड़ता है। तो ऐसे भी चीजें जो होती हैं वो हमारे बिजनेस को जो प्रभावित कर रही होती हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं लीगल या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये भी मैक्रो एनवायरनमेंट का ही पात्र होते हैं, क्योंकि ये बाहर से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह होता है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल मतलब हो गया एक तरह से सामाजिक, कि किसी समाज में एक पर्टिकुलर कल्चर है या किसी समाज में एक काम करने का तरीका होता है, तो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है ना। तो एक पर्टिकुलर समाज है, तो उस समाज के अपने एक रूल्स होते हैं, अपनी बिलीव्स होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं। तो आप उन वैल्यूज, उन नॉर्म्स, उन सिस्टम के अगेंस्ट काम नहीं करोगे, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे सब धार्मिक लोग रहते हैं, तो आप वहां पे कोई मांस का ऐसा बिजनेस नहीं करोगे, वो आपको वहां पर शायद नहीं अलाउ करेंगे। तो इसका मतलब सामाजिक चीजें भी आपके बिजनेस को अफेक्ट डाल देती हैं, क्योंकि उनका कल्चर वो नहीं है। तो दैट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी का भी ध्यान रखकर हम अपने बिजनेस को बेसिकली अकॉर्डिंगली डील करते हैं। तो यही सब इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इसके अलावा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, कई बार दुनिया के अंदर एक कुछ नया ही चेंज आ जाता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी ही डेवलप हो जाती है, या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। तो ये चीज भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है लॉन्गर रन में। तो टेक्नोलॉजी बदल गई, अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया कंपनी पहले खूब चलती थी, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी बदली, एंड्रॉयड आया, लेकिन नोकिया ने उसको अडॉप्ट नहीं करा उस टेक्नोलॉजी को, तो फिर आज नोकिया पीछे रह गया। तो जिन कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, उस हिसाब से चेंज कर लिया, तो वो बच गए, वो आगे निकल गए। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को जो है वो प्रभावित कर देता है। तो देखो सेकंड पॉइंट में ये लिखा ही है बिल्कुल बोल्ड्स में कि चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रभावित करता है कॉस्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को, लोकेशन डिसीजंस को, प्रोडक्ट को, ग्रोथ को, बहुत सारी चीजों के इफेक्ट डालता है बिजनेस की। तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। छठा होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्योंकि भाई आप दुनिया में ही तो रहते हो, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई मंगल ग्रह पे हैं या हमारा बिजनेस मंगल ग्रह पर चल रहा है, इस पृथ्वी पर ही हो रहा है बिजनेस। तो अगर पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो गया जो मतलब हमारे बिजनेस को अगर प्रभावित कर सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो भी बिजनेस पर इंपैक्ट जरूर डालेगा। तो दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। जैसे इसमें वॉर्स हो सकते हैं, रिसेंटली आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उससे काफी बिजनेसेस को जो हिट हुआ वो हुआ, दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये जरूरी क्यों है। तो हमने जितनी बातें करी वो बेसिकली ये दिखाती हैं कि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो नंबर 1,
बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको ये पता लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके थ्रेट्स क्या हैं। तो सबसे पहला आप ये डिटरमाइन कर पाते हो कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है या हमें क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। जैसे वही सेम कोविड काल का एग्जांपल, तो अगर जिस बिजनेस ने समझा कि भाई अब अपॉर्चुनिटी है सैनिटाइजर बेचने की, अब अपॉर्चुनिटी है मास्क बना के बेचने की, तो उन्होंने सबसे पहले यही डिटरमाइन करा ना, या उन्होंने ये डिटरमाइन करा कि हमारे लिए थ्रेट्स क्या है। दूसरा फायदा बिजनेस एनवायरनमेंट का, प्रोवाइडिंग अ ग्रोथ डायरेक्शन। जब तक आप एनवायरनमेंट को समझोगे नहीं बिजनेस के, तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई हमें बिजनेस करना है इसी एनवायरनमेंट में। अब पता चला हमारी चीजें बदल रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है और हम चेंज नहीं हो रहे, वही नोकिया का एग्जांपल। तो ग्रोथ की डायरेक्शन को भी बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा बिजनेस, वो आगे ग्रो भी कर सकता है। तीसरी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, मैनेजर जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, ये फायदा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि उन्हें कॉन्टिन्यूअसली अपनी नॉलेज अपडेट करते रहनी पड़ती है। उनको कॉन्टिन्यूस एक चैलेंज हमेशा रहता है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है ना, शुरू में पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, इससे एक लर्निंग चलती रहती है मैनेजर्स की। वो कॉन्टिन्यूसली ये सोचते हैं कि नए चैलेंजेस आएंगे, हम अपनी स्किल को और डेवलप करें। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फायदा होता है। इमेज बिल्डिंग, तो जो बिजनेस देखो अच्छे से एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो वो कस्टमर्स के सामने अपनी एक बेहतर ब्रांड बिल्डिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे इसमें बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत से बिजनेसेस ने बदलते हुए वातावरण के हिसाब से या बदलते हुए बिजनेस कंडीशंस के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को भी बदला। जैसे मैकडॉनल्ड का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। वो बर्गर बेचता था पहले, फिर उसने देखा कि भाई लोग तो आलसी होते जा रहे हैं, उन्हें तो गाड़ी से भी नहीं उतरने का मन करता, तो फिर उसने क्या शुरू कर दिया, ड्राइव थ्रू, कि भैया तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, आ जाओ अपनी गाड़ी लेकर, खिड़की से ऑर्डर करो, खिड़की पे ही बर्गर मिल जाएगा और गाड़ी लेके निकल जाओ। तो दैट इज बेसिकली क्या है, वो उसने चेंज करा ना। तो एनवायरनमेंट को समझ के उसके हिसाब से जो बिजनेस चेंज करता रहता है अपने आप को, उसकी ब्रांड बिल्डिंग भी उतनी बेहतर होती रहती है। इसके अलावा फेसिंग कंपटीशन, वो तो है ही है। आप जितना अच्छा कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करोगे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी भी उतनी बेहतर बना पाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी मदद करता है आपको ये समझने में कि भाई आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बर्गर किंग वाला क्या कर रहा है, तो मैकडॉनल्ड वाला कहता है मैं इससे बेहतर करूंगा, मैं इस तरह से इसको डील करूंगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना आपको इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है कि भाई फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो देखो, सिंस नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड इंटरैक्टिंग विद इट्स एनवायरमेंट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट। मतलब एक फ्रेमवर्क अगर आपको दिया जाए कि किस तरह से आप बिजनेस के एनवायरमेंट को समझोगे, तो वो एक यहां पर बताया गया है। देखो, तो सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे आप सबसे पहले देखो, टेक एन इनिशियल व्यू। सबसे पहले आप क्या देखते हो, इनिशियल व्यू। इनिशियल व्यू का मतलब है आप पहले सबसे पहले दूर से देखते हो कि क्या हो रहा है, एक बेसिक आइडिया लेते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो दैट इज इनिशियल व्यू। फिर उसके बाद आप उसकी जांच पड़ताल करते हो। जांच पड़ताल का मतलब हो गया आप ऑडिट करते हो। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मतलब कि अब वो चीज आपके बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकती है, आप उसकी जांच पड़ताल करते हो। जैसे सिंपल है, कोविड का एग्जांपल लेते हैं। तो जब कोविड शुरू में आया, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देखा कि भाई क्या है ये। फिर हमने उसको और गहराई से समझा कि ये हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और जब हमने ये समझ लिया कि हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, फिर हमने किस चीज पर फोकस करा कि अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ये कैसे एक तरह से प्रभाव डालेगा, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से फ्रेम कर सके। तो सबसे पहले होता है एक तरह से इनिशियल व्यू, फिर हमने क्या करा, ऑडिट करा, और फिर हमने फोकस करा इमीडिएट एनवायरनमेंट पर, ताकि हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके, हम अकॉर्डिंगली चेंज हो सके। तो जो भी बिजनेस होते हैं वो इस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस को एक कह सकते हो आप फ्रेमवर्क बना के डील करते हैं। तो दैट इज एक छोटा सा टॉपिक। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब ये एक टू वे रिलेशन है। देखो, बहुत ही मजेदार पॉइंट है इसमें कि अगर जो हमारा बिजनेस है उसको हमने बोला कि एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है ना, तो बिजनेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का और एनवायरनमेंट का एक रिश्ता होता है बच्चों, टू वे। एनवायरनमेंट बिजनेस को कुछ देता है, तो बिजनेस भी एनवायरनमेंट को कुछ देता है।
ये ऐसा टू वे चलता है, एक्सचेंज होता है। तो अब देखो क्या क्या एक्सचेंज होता है, जैसे नंबर 1 कह रहा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, रिसोर्स एक्सचेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस एंड पावर एक्सचेंज होती है। कैसे? अब देखो इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होती है भाई, बिजनेस जो होता है वो एनवायरनमेंट से पहले सारी जानकारी लेता है, क्या चेंज हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कहीं मेरे को ये फैक्टर बिजनेस को प्रभावित तो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से बिजनेस वाले अपना क्या बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपनी सर्विसेज बनाते हैं। उसके बाद वो सारी सर्विसेज सारी चीजें लोगों को ही बेचते हैं। तो बहुत सी दफे जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, वो भी तो हमारे बिजनेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, वो भी तो हमारे बिजनेस की जानकारी लेते हैं। तो जानकारी एक ऐसी चीज है जो बिजनेस भी लेता है और बिजनेस देता भी है। तो बहुत से लोगों को हमें कई बार किसी किसी बिजनेस से सीखने को भी मिलता है। हम बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी कॉस्ट कम कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एम्प्लॉइज को मैनेज कर रही है। तो हम भी तो बिजनेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना। तो बिजनेस भी इंफॉर्मेशन लेता है और बिजनेस भी इंफॉर्मेशन देता है। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एनवायरनमेंट का इसका एक्सचेंज हो गया इंफॉर्मेशन का। तो वो ये बता रहा है बेसिकली। इसी तरह रिसोर्सेज दूसरा, अब बिजनेस जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लेता है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कुछ भी समझ लो। और वो इन सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके गुड्स बनाता है, सर्विसेज बनाता है। और वो कहां बेचेगा? मार्केट में ही तो बेचेगा। तो वो गुड्स और सर्विसेज बनाकर वापस से उधर ही तो देगा कि ये लो भाई, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? एक प्रकार से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो देते भी हैं लोगों को सामान और उनसे लेते भी हैं सामान। तो रिसोर्सेज का एक्सचेंज हो गया। तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर का मतलब यह है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स ये देते भी हैं और इनको पर्यावरण से बहुत सी कठिनाइयां, बहुत से थ्रेट्स, बहुत सी रुकावटें मिलती भी हैं। तो एक तरह से मतलब अगर मैं पावर की बात करूं या इन्फ्लुएंस, प्रभाव की बात करूं, तो ये प्रभाव अपना छोड़ते भी हैं। भाई कोई बिजनेस बहुत अच्छा काम करेगा तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसके एम्प्लॉइज पर, आसपास के समाज पर। या मान लो कोई बिजनेस धुआं ही धुआं निकाल रहा है, कोई फैक्ट्री इतना पॉल्यूशन मचा रही है, तो वो पर्यावरण को इन्फ्लुएंस करेगी, वो वहां के लोग जो रह रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगी। और कई बार ये बिजनेस इन्फ्लुएंस होते भी हैं। कई बार जो हमने देखा, कोई सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी या कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, कोरोना आ गया, तो बिजनेस अफेक्ट भी हो जाता है। तो इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव डालना या प्रभावित होना। तो बिजनेस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो भी सकते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं। तो दैट इज टू वे प्रोसेस। तो इसको बोल दिया एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस या पावर। फिर एक छोटा सा टर्म है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो वैसे नॉर्मल स्कैनिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? स्कैन करने का मतलब जांच करना। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब होगा? कि बिजनेस क्या करता है? एनवायरनमेंट की जांच करता है। तो वो एनवायरनमेंट की जांच करके क्या पता लगाता है बिजनेस? कि मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और मेरे थ्रेट्स क्या हैं। तो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना और उससे ये पता लगाना कि हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं, ताकि हम उस हिसाब से अपने डिसीजंस लें, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो ये इसके बस 2-3 कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का वो फिल इन द ब्लैंक दे देगा, ये परिभाषा चिपका के पूछेगा कि ये क्या है। तो ये है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो हम इसमें मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या क्या क्या हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं और उस हिसाब से हम अपने डिसीजन को ले सकें। तो अब देखो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर 4 चीजों को कवर किया जाता है और ये इसी ऑर्डर में याद रखना तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। जैसे सबसे पहले होता है इवेंट। इवेंट का मतलब हो गया कि भाई कुछ हुआ। इवेंट का मतलब क्या है? कुछ हो गया, एक आदमी मर गया फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे, लेकिन एक आदमी मर गया। अब वही जब आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि एक की वजह 100 आदमी मर गए, 1000 मर गए, 2000 मर गए, तो भाई हो क्या रहा है? तो फिर इसका मतलब वो एक ट्रेंड है।
तो ट्रेंड जो होता है वो बहुत सारे इवेंट्स को बार बार होने पर ट्रेंड बन जाता है। तो एक बार हुआ तो इवेंट है, लेकिन अगर वो इवेंट हो रहा है रिपीटेटिवली हो रहा है, तो फिर उसको नाम दे देते हैं ट्रेंड। जैसे कोविड काल का ही एग्जांपल है ना, अगर होते 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 वो बहुत बड़ा हो जाए तो फिर हमें क्या होती है, चिंता कि भाई 5000 लोग मर गए, आखिर हो क्या रहा है, तो फिर चिंता हो गई, इशू हो गया। तो जब हम डिसीजंस लेते हैं या हम कुछ फिर एक्शन लेते हैं, तो फिर हम ये सोच के एक्शन लेते हैं कि भाई ठीक है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि वो हमारी होती हैं एक्सपेक्टेशंस। तो अब देखो बिजनेस में ये कैसे चलता है, इनके कीवर्ड्स क्या हैं, देखो जैसे इवेंट्स में लिखा है, इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर। तो इवेंट का मतलब तो हो गया कि बस कुछ स्पेसिफिक हुआ, कुछ भी हुआ, तो दैट इज इवेंट। ट्रेंड्स का मतलब हो गया कि ट्रेंड्स आर द जनरल टेंडेंसीज और द कोर्सेज ऑफ एक्शन अलोंग विच इवेंट्स टेक्स प्लेस। तो एक तरह से ये कुछ जनरल टेंडेंसी बन गई या कोर्सेज ऑफ एक्शंस बन गए जिसमें इवेंट्स हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो ये उसको हम ट्रेंड बोल देते हैं। इशू आर द करंट कंसर्न्स दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। तो जो भी इवेंट हुए या जो भी ट्रेंड हम देख रहे हैं उसके रेस्पॉन्स में फिर हमें जो चिंताएं होती हैं कि भाई जो हमारे करंट कंसर्न्स हैं, करंट कंसर्न्स मतलब कि हमें डर लग रहा है या हमें चिंता हो रही है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो दैट इज इशू। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आर द डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इश्यूज। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि भाई अब जो भी चिंता थी, जो भी इशू था, तो बहुत से इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं, मतलब ओनर्स हो गए या बिजनेस स्टेक होल्डर्स हो गए, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब इस चिंता को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करा जाएगा, तो वो हो गई एक्सपेक्टेशन। तो बेसिकली ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर ही चारों चीजें आ जाती हैं। तो इवेंट होना मतलब सिंगल कोई इवेंट हो गया, ट्रेंड मतलब कि बहुत सारे इवेंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, ट्रेंड के बाद फिर चिंता हो गई, इशू हो गया, और उस इशू का निवारण सोचते हैं यानी एक्सपेक्ट करते हैं जो ओनर्स हो गए यानी कि इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई। तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग के एक तरह से पात्र हैं। फिर इसी में कह रहा है कि बताओ एनवायरमेंटल स्कैनिंग के उद्देश्य क्या हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पुराने वाले की तरह ही सेम है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता लगे कि आजकल क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। थोड़ा सा हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने से अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए भी सहायता मिल जाती है कि भाई अब हम किस तरह का डिसीजन लेंगे। तीसरा, इससे हमारी एक तरह से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो और बेहतर हो जाती है। फॉस्टर या फैसिलिटेट करने का मतलब है कि वो उसको बढ़ा देता है, वो उसको और ज़्यादा निखार देता है। तो जब भी बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं ना, वो सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे दुनिया बदल रही है, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ये सब थिंकिंग जो होती है ये बिजनेस की एक तरह से और ज़्यादा फैसिलिटेट कर देती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वो और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। फिर आता है एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, कि आखिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हुए या जो हो रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुए या जो भी बिजनेस को लगा वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स मतलब तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन है कि भाई जो जो चीज़ें हमें अब करनी पड़ेंगी वो हम कर लेते हैं। तो ये तो एक तरह से मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स है टू द एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि भाई ठीक है अब कोविड आया मान लो फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है कि अब हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दैट इज बेसिक रिस्पॉन्स, जिसको हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। दूसरा हो गया कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है एक तरह से जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट फर्म्स के लिए मेनली, तो हालांकि एनजीओज वगैरह पर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि ये कॉम्पीट करते हैं उस
एनवायरमेंटल चेंज से। ये सोचते हैं कि अब ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो एनवायरमेंटल में चेंज हुआ है, हम अपने राइवल को पीछे छोड़ के अब इस अपॉर्चुनिटी का या इस चीज का फायदा उठाएंगे। तो ये इस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अपने दूसरे राइवल के मुकाबले ज्यादा बेहतर करने का सोचते हैं। तो दैट इज हो गया कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, कई बार मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो फिर सबको मिलना ही पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। तो भाई अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि व्हेन यू कैन नॉट कॉम्पीट देन यू मस्ट कोलैबोरेट, है ना। तो अगर आप अपने दुश्मन से कॉम्पीट नहीं कर सकते फिर उससे जाके मिल जाओ। तो ये बन गया कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब कई बार मान लो एनवायरमेंटल चेंज इतना बड़ा है कि मैं अकेले एज ए बिजनेस मैं उसको डील नहीं कर सकता, और मेरे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अकेले मिलकर डील नहीं कर सकते। तो फिर हम सब मिल क्या करेंगे, हम सब मिल जाएंगे। हम सोचेंगे चलो अब एक काम करते हैं, हम कलेक्टिवली मिल जाते हैं और फिर देखेंगे कि जो भी होगा एक साथ कर लेंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स बेसिकली हो गया इंटरडिपेंडेंसीज अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो वो आपस में थोड़ा सा मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो हमारे सब कॉम्पिटिटर्स का एक सप्लायर है और उसने रेट बढ़ा दिया, तो हम सब फिर मिलके उस सप्लायर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे फिर उस टाइम पर हम कि भाई हम सब एक हैं। तो दैट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इकट्ठे मिलकर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हमने चैप्टर में देखे उसको अगर हम यहां पर डिस्क्राइब करें तो 4 इसमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिसी का एनालिसिस करने पर बन जाता है एक स्वॉट एनालिसिस। तो एक होती है अपॉर्चुनिटी, एक होता है थ्रेट। तो पहले इन दोनों को अगर मैं कवर करूं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। ये दोनों हमेशा बाहर से आते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी किसे बोलते हैं, जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, और थ्रेट कब बोलते हैं, जब हमें लगेगा कि ये हमारे लिए कुछ बुरा होगा। फिर हम इन्हीं अपॉर्चुनिटी और इन्हीं थ्रेट्स के हिसाब से जो हमारे अंदर यानी कि इंटरनली जो शक्तियां हैं या जो कमजोरियां हैं उसके हिसाब से अडेप्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मेरी कैपेसिटी, इनहेरेंट कैपेसिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज ले सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, उसके पास इतनी खुद की शक्ति है, तो उसको स्ट्रेंथ बोल देते हैं। और कई बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी वीकनेस है, हम दूसरों के मुकाबले इस पॉइंट में थोड़ा सा कमजोर हैं, तो ये इसको बोल देते हैं वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है ये हमेशा इंटरनल होती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है ये हमेशा एक्सटर्नल होती है, बाहर से आती है। तो इन चारों के ही एनालिसिस को बोलते हैं, एक बहुत ही स्पेशल टर्म है SWOT एनालिसिस, SWOT, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हम चारों चीजों का एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज बन गया SWOT एनालिसिस, है ना। तो SWOT एनालिसिस का नाम ही उससे पड़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो कोई भी बिजनेस जो होता है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करने के लिए SWOT एनालिसिस करता है। इसी तरह मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जब हम, तो उस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, पेस्टल एनालिसिस। तो वो भी एक शॉर्टकट है किस नाम का, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंटल। तो जो हमने शुरू में वो मैक्रो के 6 एलिमेंट्स पढ़े थे या सुने थे, उन्हीं 6 एलिमेंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसको नाम दे दिया पेस्टल एनालिसिस। तो ये एक तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो P का मतलब हो गया पॉलिटिकल, E का मतलब हो गया इकोनॉमिक, S का मतलब हो गया सोशल, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल, L का मतलब लीगल और E का मतलब एनवायरमेंटल। तो दैट इज बन गया पेस्टल एनालिसिस, ठीक है ना। तो अब वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल में जैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत से फैक्टर्स होते हैं, भाई सरकार इंटरवीन कर देती है कई बार, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे होते हैं कि बैंक के रेट्स ज़्यादा हैं, लोन्स आपको महंगे मिल रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे, तो ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल कौन से हो गए, जो सामाजिक हैं, जो हमने पढ़े थे कि भाई किसी स्टेट का कल्चर अलग है, किसी स्टेट का कल्चर अलग है, तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल के अंदर आ गए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इंडस्ट्री को प्रभावित कर देते हैं, भाई जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब जैसे आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगानी है,
और वो सिर्फ गर्मियों में ही उगाई जा सकती है, तो फिर आप उसके लिए किसी बर्फीली जगह पर नहीं जा पाओगे, या कई बार एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आप जहां पर बिजनेस कर रहे थे अब वहां पर बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह लीगल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जो कंपनी के ऊपर बाध्य हों, तो कंपनी की उससे कॉस्ट भी प्रभावित हो सकती है, कंपनी का उससे प्रॉफिट भी प्रभावित हो सकता है। कोई कानून बदल गया तो आपकी कंपनी को हो सकता है नुकसान हो जाए। और इसी तरह टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, खराब या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे तो शायद आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टरों का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बन गया पेस्टल एनालिसिस। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, तो दैट इज पेस्टल एनालिसिस। उसके बाद है कि होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, मतलब ओवरऑल अगर हमें स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करना हो किसी भी बिजनेस चेंज को तो हम कैसे करेंगे। भाई हमें बाहर से अपॉर्चुनिटियां भी मिलेंगी और थ्रेट भी मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो भी हमें मिल रहे हैं हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो 3 तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं कंपनियां। तो कुछ होती हैं बिल्कुल आलसी प्रभाव की कंपनियां, यानी कि लीस्ट रेसिस्टेंस। तो आंधी आई तो ये अपना पेड़ के पीछे जाके छुप गए कि भाई हमें बस बचना है, तो ये रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम, लीस्ट रेसिस्टेंस, कि मतलब ये सोच रहे हैं बस बचना है, कि अगर जिंदा बच गए तो मतलब बस यही काफी है हमारे लिए, तो ये रिस्पॉन्ड हो गया, इनको बोलते हैं लीस्ट रेसिस्टेंस। तो इनके एग्जांपल बस याद रखना आप एग्जाम के लिए, BSNL, MTNL है ना। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि भाई बिजनेस बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया, लेकिन इन्होंने ज्यादा कुछ उस पर अपने एफर्ट्स नहीं डाले, ये अपने बिजनेस को नहीं बदल पाए समय के हिसाब से, बस ये सोचते रहे चलो बस जो चल रहा है चलने दो, अगर हम बच भी गए तो ठीक है। तो ये सिंपल रिस्पॉन्स है। फिर आते हैं थोड़ा सा इनसे बेहतर, वो होते हैं प्रोसीड विद कॉशन। तो आंधी आई लेकिन ये पेड़ के पीछे नहीं छुपते, ये आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रोसीड, और आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं आगे, कॉशन के साथ। कॉशन मतलब देख देख के बढ़ते हैं, जब आंधी का भाव कम होगा तो बढ़ जाएंगे आगे, चश्मा पहन के बढ़ेंगे, जैसे भी करेंगे, तो ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल हो सकता है कौन, एयरटेल। तो ये भी एक टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन ये MTNL BSNL की तरह नहीं रही, ये चेंज होती रही पर्यावरण के हिसाब से। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से स्टेप्स लेते हैं, ये चेंज को अडेप्ट करते हैं और अपने आप को उसके हिसाब से ढालते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्रोसीड विद कॉशन, है ना। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रेटेजियां बनाते हैं कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे स्टेबिलिटी आएगी, कैसे स्ट्रेंथ आएगी। तो ये थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स है। और फिर आते हैं सबसे नंबर 3, डायनामिक रिस्पॉन्स। ये हवा का रुख ही बदल देते हैं। तो मतलब आंधियां जो हैं, बदलना, तो आंधी आई तो ये ना तो छुपेंगे ना आगे बढ़ेंगे, ये आंधी को ही भगा देंगे, मतलब ये इस तरह का रिस्पॉन्स हो गया, एक तरह से डायनामिक रिस्पॉन्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो थ्रेट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, ये उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो इसमें मेन है। तो ये एक तरह से मतलब कि उल्टा रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये जो भी थ्रेट्स होते हैं ये उनको कन्वर्ट ही अपॉर्चुनिटियों में कर देते हैं। तो ये हो गया सबसे हाईएस्ट लेवल का रिस्पॉन्स, तो इसको बोलते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स एक प्रकार से। तो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो इस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होने पर रिस्पॉन्स कर पाते हैं, डायनामिक रिस्पॉन्स, है ना। तो इसमें बस हमसे यही क्वेश्चन पूछता है।